फॉर्म 45 के मुताबिक सिर्फ 3,500 वोट रिजेक्ट हुआ है, मगर जो फॉर्म 47 ईसीपी ने अपलोड किया है उसके अंदर रिजेक्टेड वोट की तादाद 16,500 है। सस्पेंस एंड मिस्ट्री जो है वो गुजरने के बाद तो अगले दिन तो बहुत कुछ बदल गया। खान साहब इस हक में बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक इत्तेहाद करके एक कमजोर हुकूमत बनाए। अगर फॉर्म 45 की टैब्यूलेशन में मुख्तलिफ रिजल्ट आ रहा है और फॉर्म 47 में मन घड़त नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये वाकई तशवीश का लम्हा है। सब कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना उन्होंने मुझे ऑफिशियली फॉर्म 47 भेजा है, सिर्फ वेबसाइट पे अपलोड हो गया तो किसी ने मेरे से शेयर किया। एक नारा लगा था वोट को इज्जत दो, मगर मेरे ख्याल में उससे पहले कि हमें वोटर को इज्जत देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेडरल पोस्ट। मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं मोहतरमा मेहर बानो साहिबा। मेहर बानो साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया। Without much ado, without going into any details, I will very quickly come to the point. आप इलेक्शन लड़ रही हैं 151 NA 151 मुल्तान से जी, वहां पे क्या हुआ, मैं आपके हवाले करता हूं। अब आप कहानी बताइए आगे से। जी, सबसे पहले तो शुरू करते हैं पोलिंग डे से, क्योंकि उससे पहले की कहानी सबको मालूम है कि किस तरह हमारे कागजात छीने गए, गिरफ्तारियां हुई, लोग अगवा हुए, पेपर्स रिजेक्ट हुए, कोर्ट से जाके वो कबूल हुए और हमें इस मैदान में आने की इजाजत मिली अदालतों का दरवाजा खटखटाने के बाद। उसके बाद बड़ा महदूद वक्त था कैंपेन का। कैंपेन के दौरान भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमारे सपोर्टर्स पे, या जहाँ पे भी हमारी कॉर्नर मीटिंग होती थी वहां पे बाद में पुलिस के छापे होते थे, या पुलिस फोन करके धमकाती थी सपोर्टर्स को, वर्कर्स को। बहुत से वर्कर्स हैं हमारी जमात के जो गिरफ्तार भी हुए, कुछ अभी भी जेल में हैं, कुछ को एक दो दिन बाद छोड़ दिया गया। ये सब तो चलता रहा, मगर ये अब गुजर गई कहानी। अब हम आते हैं पोलिंग डे पे, 8 फरवरी। 8 फरवरी की सुबह जैसे ही पोल्स खुले और लोग पोलिंग स्टेशंस की तरफ निकले, तो पहली बात तो पीटीए ने सारी टेलीफोन लाइंस और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी। वो पहली खतरे की घंटी थी जिस पे हमें तशवीश भी हुई, मगर हमने कहा कुछ नहीं होता। आज 8 फरवरी है, आज अवाम का दिन है, आज अवाम बोलेगी और सब सुनेंगे, तो इस अमल को जैसे भी होता है हम मुकम्मल करें। ऑब्वियसली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कनेक्टिविटी नहीं थी। उसके बावजूद मैं खुद काफ़ी सारे पोलिंग स्टेशंस पे जायज़ा लेने गई। बहुत अच्छा माहौल था, पुरअमन माहौल था। इलेक्शन स्टाफ का जो अमला था, जो डीआरओज, जो आरओज, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बैठे थे, जो पोलिंग एजेंट्स थे हमारी तरफ से, दूसरी जमात की तरफ से, जो पुलिस का अमला था, सब की तरफ से बहुत कोऑपरेटिव और बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिला, जो कि बड़ा तसल्ली बख्श था। तो तब शायद लगा कि वाकई हम अब चाहते हैं कि जो जमहूरियत को ज़र्ब लगी है अब तक के, आज शायद हम उसको मरहम लगा रखना चाह रहे हैं उस पर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस जमहूरियत को जो इस वक्त बहुत ही खून बहा चुकी है, Yes. हाँ, इसको we're going to try and cure it, and we're going to try and save it, and we're going to try and protect it. And so that's what one thought. And then the results started coming in and we thought, wow, वाकई इन्होंने तस्लीम किया है कि हम अवाम की राय को, उसका अवाम को उसका हक देंगे, उनकी जो आवाज है उसे तस्लीम करेंगे। और on the day of election, क्योंकि by and large it was very peaceful, administratively कोई huge complaints नहीं थी, and it looked fine. I mean, it was a pleasant day. तो मगर जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए, आपके सामने है कि रात के 1 बजे तक जितने भी रिजल्ट्स पूरे पाकिस्तान से आ रहे थे, हमें लगा कि हम तो बहुत खुश हुए, क्योंकि हमें लगा शुक्र है कि इसमें अमल दखल नहीं हुई और जो अवाम की राय है वो अब ऊपर तक जाएगी और अवाम की सुनी जाएगी। क्योंकि आप किसी से भी पूछ लें, पोलिंग स्टेशन का जिसने जायजा किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर हर तरफ दिखाई दे रहा था। वो भरपूर तादाद में निकले, बहुत जोश और गलबले के साथ निकले। But let's jump to this night yes. of So mystery and suspense. yes. So 1 बजे के बाद, after 1 a.m. Past 1 a.m.
जी, जी, नाइट ऑफ बेसिकली 8 फरवरी का दिन बड़ा अच्छा गुजरा और 9 फरवरी का जैसे ही शुरू हुआ या तो वो एक और दिन था। 1 बजे के बाद रिजल्ट्स आना बंद हो गए। टेलीविजन पे भी नहीं रिपोर्ट हो रहे थे, हमारे पास भी जो है वो फॉर्म्स आना बंद हो गए। तो उस पे तशवीश हुई, बल्कि 12 साढ़े 12 लगा कि अब कुछ हो रहा है क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो मैं आरओ के दफ्तर गई, क्योंकि मुझे लगा अब ज़रूरी है मैं वहाँ पर ही बैठूँ। यानी अब कहानी दाखिल हो गई है 9 फरवरी में दोपहर का वक्त 12:30 बजे और आप गई आरओ के नहीं, दफ्तर। नहीं, 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 अभी रात का वक़्त नहीं, अभी 8 फरवरी के रात का वक़्त, अभी हम 8 फरवरी पर ही हैं, इट्स पास्ट मिडनाइट, तो तारीख बदल गई है और कोई साढ़े 12 बजे के करीब मैं जाती हूँ। जी, मैं वहाँ पर जाती हूँ जो कैंप ऑफिस लगा था यहाँ पर मुल्तान में, मुल्तान पब्लिक स्कूल में, और उधर अंदर एंटर होने से पहले ही काफ़ी पहले वहाँ पे पुलिस का नाका लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत सा रश है। हमें वहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर मिलते हैं, वो कहते हैं आप आगे नहीं जा सकते, आगे नाके लगे हुए हैं, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद वो हमें ये भी बताते हैं कि जी बहुत भारी नफरी है पुलिस की, टीयर गैस भी मंगवा ली गई है और आपको इजाज़त नहीं मिलेगी जाने की। जिस पे मैंने उनसे कहा मगर मैं कैंडिडेट हूँ और मेरे बगैर अगर मेरा तो हक बनता है कि मैं वहाँ पर हूँ, जैसे कि रिजल्ट्स जब मौसूल हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकती। फिर हम एक दूसरे रास्ते से गए कैंप ऑफिस की तरफ, वहाँ से हम कैंप ऑफिस के गेट तक पहुंचे। जब मैं गेट पे गई कैंप ऑफिस के तो वहाँ पर भी जो पुलिस ऑफिसर तैनात थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे बताया कि मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। तो मैंने उनको कहा मगर मैं कैंडिडेट हूँ, तो उन्होंने कहा जी हमें ऑर्डर्स नहीं है, कैंडिडेट्स अंदर नहीं जा सकते। जिस पे मैंने उनसे ये दोबारा पूछा कि इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन रूल्स तो मुझे ये इजाज़त देते हैं, सो किस कानून के तहत आप मुझे रोक रहे हैं। जिस पे उन्होंने कहा मैडम मैं आपको बड़ी इज्जत से और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, आप अंदर नहीं जा सकती, आप मुझे ऑर्डर्स नहीं है। तो ये नहीं क्योंकि बताया वो कि इज्जत से किस ऑर्डर नहीं है। नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया। ऑब्वियसली उनकी अपनी चेन ऑफ कमांड हायर अप्स पुलिस में उन्हीं से ऑर्डर्स आए होंगे। तो हम वहाँ पर मैं बाहर रुकी रही कि मैंने कहा आप अंदर पूछ लें, आरपीओ साहब होंगे या जो भी मौजूद हैं सीनियर पुलिस अफसर, उनसे पूछ लें। हम इंतज़ार करते रहे मगर हमें कोई रसाई नहीं मिली। उसके बाद मैं घर वापस आ गई। हम इंतज़ार करते रहे कि और रिजल्ट्स आएंगे मगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। हम काफ़ी देर इंतज़ार किया और फिर सुबह के आई थिंक 3:45 बजे मैं दोबारा कैंप ऑफिस की तरफ गई। इस दफ़ा मैं तो ज़्यादा लोग मेरे साथ नहीं थे। इलेक्शन कमिश्नर साहब का ऐलान सुनने के बाद जब उन्होंने नहीं जी, कहा जी, कि जी, आधे जी। घंटे के अंदर जब हमें उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, पता बिल्कुल, नहीं आप मैंने पता नहीं कि चले गए थे और क्या हो गया था। दैट जी, बिल्कुल आल्सो मैंने रिमेन्स पार्ट ऑफ नाइट ऑफ मिस्ट्री एंड यस। सस्पेंस एब्सोल्युटली कि मैंने वो ट्विटर पे वीडियो भी रिलीज की थी much after that deadline had passed कि we urged the election commissioner कि now he should either take action or ensure that the results are announced within the next 10 minutes. बहरहाल वो जी नहीं हुए। हम वेट करते रहे और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद अब दोबारा जाती हूँ, बिकॉज अब खतरे की जो घंटी थी वो जरा ऊंचा बज रही थी। हमें लगा उनकी कि बात है। अब ज्यादा खतरा है, ऊंची बज रही थी एग्जैक्टली। तो दोबारा गए। अब किसी ने मुझे पहचाना नहीं, मैं एक छोटी गाड़ी में गई। उन्होंने समझा मैं एक कोई पोलिंग ऑफिसर हूँ, तो मैं अंदर तक पहुंच गई उस दफ्तर के। Okay, so और so मैं you made this clever move. You made this clever move के by disguising your identity, you एक छोटी गाड़ी में जाके because आप अपनी आइडेंटिटी के साथ जाती हैं तो आपको लग रहा था कि उस वक्त एंटर ना होने दिया जाता। नहीं, मगर मैं आपको ये बताऊं कि जब तक मैं गई वहां पर, मैं आरओ के दफ्तर गई, जब मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया, जब मैंने कहा मैं मेहरबानो कुरैशी, उन्होंने कहा ओ आप कैंडिडेट हैं। मैंने कहा जी। उनको भी थोड़ी हैरत थी कि मैं अंदर तक कैसे पहुंची। मगर मैंने उनसे पूछा कि जी अब रात के 4:30 हो गए हैं, पोलिंग खत्म हुए अब ऑलमोस्ट 11 घंटे हो गए हैं, तो आपको अब इस वक्त क्या दिक्कत है, किस चीज़ का इंतजार है, आपके पास मौसूल हो चुके होंगे रिजल्ट, क्या काउंटिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा जी बस हम कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं। तो बाहर वो स्क्रीन लगी हुई है, वहां पे रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से जरा पता चल रहा था कि उन्होंने ऑलरेडी दे हैड डिसाइडेड व्हाट द रिजल्ट वाज गोइंग टू बी।
तो मैं बाहर जब गई और जो स्क्रीन लगी हुई थी उस पर मैं रिजल्ट देखने लगी, तो जहां मेरी लीड 16,000 की थी और मैं पहले नंबर पे थी, मैंने देखा कि अब मैं पहले नंबर से तीसरे नंबर पे आ गई हूँ। ओके, और मुझे काफी तशवीश हुई, तो मैंने वहां पे स्क्रीन पे जो विद अ स्ट्रोक ऑफ लक यस, मैं एवरीथिंग वहां विल पर चेंज। स्क्रीन जो आ रही थी उसकी मैं तस्वीरें लेने लग गई, जो वो पोलिंग स्टेशन वाइज रिजल्ट्स दे रहे थे। और मैं वहां पर 6:30 बजे तक रही, जिसके बाद कुछ ठंड ज्यादा हो गई थी और ना ही कुछ हमें किसी तरह रसाई या कोई जवाब मिल रहा था। तो उसके बाद मैं घर आ गई। मैंने घर आके जो मैंने पोलिंग स्टेशन रिजल्ट्स की तस्वीरें ली, उन पोलिंग स्टेशन के मैंने फॉर्म 45 ढूंढे जो मेरे पास थे, और मैंने उनका कंपैरिजन किया। और बहुत ओके, से इस तरह के नताइज थे जो फॉर्म 45 पे हमारे पास कुछ लिखा था और उनकी स्क्रीन पे जो रिजल्ट चल रहा था वो कुछ और था। ये डिस्क्रिपेंसी इस्टेब्लिश हो गई है। जी बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल हो गई है। एटलीस्ट 25 से जायद, क्योंकि मैं ऑब्वियसली सारा तो रिजल्ट नहीं लिख सकी तस्वीरों पे, मगर जितनी तस्वीरें मैंने ली उनमें से आई थिंक 25 इस तरह के। I will very quickly ask you a question, फिर डॉक्टर हसनैन जावेद और वो फिर आगे पढ़ाते हैं गुफ्तगू। माय क्वेश्चन इज कि आपको जो इस वक्त आपके पास आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से फॉर्म 45 एंड 40 में कितने वोटों का फर्क मौजूद है? आपके पास जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कितने वोटों का फर्क है आपके जो अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ने और जो आपके पास? जी देखिए, अभी तो मैं सारा उसका जो एग्रीगेट है हम निकाल रहे हैं कंप्लीट। हमने कोशिश की है कि हमें एक एक फॉर्म 45 मुकम्मल हो जाए, जो हमारे पास इस वक्त मुकम्मल हो गया है। अब हम उसकी अपने से टैब्यूलेशन करें कंप्लीट रिजल्ट की। मगर जहां तक हमने की हुई है मैं आपको बता सकती हूँ, जब 80% जो कि 225 पोलिंग स्टेशन बनते हैं आउट ऑफ 281, वहां तक का रिजल्ट ओके, ये था कि रिजेक्टेड वोट 3,300 के करीब था, और जो राइट, मेरी लीड थी उस वक्त वो 4,500 से 5,000 तक की थी। ओके, अब बाकी ओके, बचे अब 20% पोलिंग स्टेशन। अब 20% पोलिंग स्टेशन में इनको किस तरह 13,500 वोट मिला जो ये रिजेक्ट किया इन्होंने, और किस तरह मेरी 5,000 की लीड खत्म हुई और मूसा गिलानी साहब की वो 7,500 की लीड में तब्दील हुई। ये देखना जरूरी है कि आप 50 पोलिंग स्टेशन से या 20% डॉक्टर पोलिंग हसनैन, स्टेशन से इतना बड़ा फर्क। वो और एक चीज मैं और कह दूं, वो भी जब आप देख रहे हैं कि 80% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं, उसमें एक वाजे ट्रेंड है, और वो ट्रेंड तहरीक इंसाफ के फेवर में चल रहा है। तो एकदम आखिरी 20% में कैसे ट्रेंड तब्दील होता है ये आप समझना कैसे देख रहे हैं साहबा? मुश्किल है। बीबी साहिबा ये भी फरमाइएगा कि आपका 16,000 की लीड आपकी जा रही थी या 13,000 की? जी जी, मेरी लीड तो 16,000 की जा रही थी जब तक रिपोर्ट हो रहा था, टेलीविजन पे भी जो रिपोर्ट हो रहा था। जी। अब जो फॉर्म 45 और 47 है जो लोगों को अब आकर एजुकेट हुआ, और थैंक्स टू खान साहब कि उन्होंने अब आवाम को इतना बाशऊर कर दिया कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आप जीतेंगी। दैट्स नॉट द विशफुल थिंकिंग बट द कैलकुलेशन सेज दिस। अच्छा, यस। अब जो फॉर्म 45 है सर, उसमें मैं अर्ज करता चलूँ, बाद में बीबी साहिबा का इसके ऊपर लेते हैं। अब सर इनमें एक बात बहुत कम लोगों को पता है कि एक तो फॉर्म 45 है जिसका जिक्र कर रहे हैं, और फॉर्म 47 जो है जिसके अंदर से वो अपना रिजल्ट फाइनल करके आपको हाथ में थमा देते हैं। लेकिन असल स्कैन जो होता है वो फॉर्म 45 है जिसके अंदर इनके घपले पकड़े जाते हैं। अच्छा, एक तो फॉर्म 45 है, एक फॉर्म 46 है, एक फॉर्म 47 है, एक फॉर्म 48 है, और जब फाइनल नताइज होंगे वो फॉर्म 49 है। मैं सिर्फ आपके सामने अर्ज करता हूं ताकि ऑडियंस तक भी पता चले कि क्या वजह है, कि क्या ये सिर्फ हाइप क्रिएट हो रही है या एक्चुअल ये प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स द रूट कॉज प्रॉब्लम इज कि इन्होंने डब्बे डाले हैं, इन्होंने ग्रास में आपको नजर आ जाएगा, सारी जगहों से आपको जो है वो बैलेट पेपर्स नजर आएंगे। इतनी बड़ी लीड से अगर मूसा गिलानी साहब हार रहे थे, हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप 16,000 की लीड को चेंज कर दें। सर, आम इंतखाबात हों या ज़िमनी इंतखाबात, फॉर्म 45 का तज़किरा और इल्ज़ाम हमेशा ही लगाए जाते हैं। फॉर्म 45 आम तौर पे रिजल्ट ऑफ द डे कहा जाता है, और इस आम फॉर्म में पोलिंग स्टेशन का नंबर, हल्के का नंबर, रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद,
डाले गए वोटों की कुल तादाद, काउंट और हर उम्मीदवार के हासिल करदा वोटों की तफसील शामिल होती है। यानी इट इज अ कंप्लीट और स्कैन ऑफ द जी रिजेक्टेड वोट भी मेंशन्ड होता है इसमें, हर पोलिंग स्टेशन में कितना वोट जाया हुआ है। एग्जैक्टली। अच्छा, जिसके तहत बीबी साहिबा ने ये कहा कि 16,000 वोट जो है उनका इसमें जाया किया, और उसकी बुनियाद क्या है? ऑफ कोर्स वो हाई कोर्ट में भी जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में भी एक और जाएंगी, और मैं भी करना है। सॉरी मैं जी आपकी बात काट रही हूँ, एक और निशानदेही कर दूं, जो हमने कंसोलिडेट किया है उसके अंदर फॉर्म 45 के मुताबिक सिर्फ 3,500 वोट रिजेक्ट हुआ है, मगर जो फॉर्म 47 ईसीपी ने अपलोड किया है उसके अंदर रिजेक्टेड वोट की तादाद 16,500 है, जो कि आई थिंक पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ रिजेक्शन है ऑफ वोट्स। अबे तो हमें जो है वो कोई डिक्शनरी भी चेंज करनी होगी, क्योंकि हाईएस्ट से भी कोई बड़ा लफ्ज लाना होगा। ये धांधली नहीं है सर, ये धांधला है। आप ये देखें ना, 16,000 का आप नंबर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? 3500 के अंदर और 16,000 में फर्क नहीं है। अच्छा सर, मैं फॉर्म 45 बीबी साहिबा के सामने उनकी मौजूदगी में कर दूं, क्योंकि इस टाइम पर सारे कह रहे हैं कि 16,000 का फर्क है, और ऑफ कोर्स है, और ये पूरी आवाम को बीबी साहिबा के साथ चलना होगा, और ये जो है वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, और इलेक्शन कमीशन को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और ईसीपी से डरने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आवाम का हक जो है उस पर डाका जी डाला है। बिल्कुल। और उसके अलावा जो सुमोटो जो है 184 सबसेक्शन 4 जो है वो काजी फायज ईसा साहब ने खत्म ही इसलिए किया था ताकि वो, जैसे मेहरबानो साहिबा का या बीबी साहिबा का जो मामला आया है उसके बाद उनको ऊपर सुमोटो ना लेना पड़े, यानी वो आवाम के साथ ज्यादती होती रहे और अदालतें खामोश रहें। सर, इसके अंदर जो है वो फॉर्म 45 के जरिए अपने हासिल करदा वोटों की तादाद खुद गिन सकता है कैंडिडेट। अच्छा, अब ये इनके पास आ गए जो वोट्स थे। अब जो फॉर्म 47 है सर, व्हाट इट सेज कि फॉर्म 47 में इंतखाबी हल्के के गैर मुसद्दका नताइज के बारे में मालूमात शामिल होती हैं, जो अभी बीबी साहबा फरमा रही हैं। इसके अलावा इस Right. फॉर्म में डाले गए मनसूख किए गए वोटों की तादाद भी जिक्र होता है, जिसके बारे में अभी उन्होंने आपको आगाही दी। ये है सर सारा का सारा मामला, और इसके साथ जो आपको एनालिसिस नजर साफ आता है कि ये चैलेंज शुदा है, और इनको रिजल्ट अब तक दे देना चाहिए, और जितना इसके अंदर डिले किया जाएगा ये मामला सजा पर उतना ही खत्म। बुरा लगेगा। It will start looking bad. It already looks very bad. तो आपको आवाज आ रही है मिस कुरैशी? आप कैन यू हियर अस? हमें लगता है कि उनकी तरफ से कुछ कनेक्टिविटी का इशू है, वो तो खैर हम बर्दाश्त कर ही रहे हैं इतने दिनों से। तो डॉक्टर साहब चलें, जब तक वो उनका राब्ता बहाल होता है हमसे, इसमें अगर आगे चलते हैं तो ये ओवरऑल सिचुएशन ऐसी ही लग रही है। लाहौर से भी ऐसी लीड जो है वो एस्टेब्लिश हो गई थी, एंड देन वो नाइट, जिसको मैं कह रहा हूँ नाइट ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री जो है, वो गुजरने के बाद तो अगले दिन तो बहुत कुछ बदल गया। उसमें से ये सलमान अकरम राजा साहब ने तो आज कोर्ट से स्टे ले लिया अगेंस्ट ऑन चौधरी साहब, जिन्होंने अपनी जीत का ऐलान भी कर दिया था। इस तरह तारड़ साहब के लाहौर के कई हल्के हैं, और फिर वो राजा बशारत साहब ने वहां पे क्या नाम है उनका, सफदर शाहीन साहब, उन्होंने भी ले लिया स्टे लाहौर। मेरा जो कहना है वो ये है कि बीबी साहिबा को भी इस बात पर स्टे लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी इतना बड़ा लीड का फर्क जो है मैं यही पूछना चाह रहा था उनसे। हम वेट करेंगे कि उनका राब्ता बहाल अगर हमारे साथ हो जाए। यही पूछना चाहता था कि अब उनकी अगली स्ट्रेटेजी क्या है। क्या वो जैसे लाहौर में कैंडिडेट्स ने स्टे ले लिया है, तो क्या इज आल्सो गोइंग टू टेक अ स्टे अगेंस्ट द डिसीजन? और ये देखना होगा डॉक्टर साहब कि अब इस वक्त सिचुएशन कैसे आगे बढ़ती है। ये जितने कैंडिडेट्स जो हैं अपने, ये जो भी इलेक्शन के बारे में उनका मौकफ है वो लेके वो जा रहे हैं अदालत में, हाई कोर्ट में। फिर उसके बाद अदालत तो डिसाइड नहीं करती, वो तो फिर वो तो स्टे दे के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भेज देती है इस केस को। तो अल्टीमेटली ये केस डिसाइड तो इलेक्शन कमीशन से ही होना है। तो अब जरा मैं आपसे इस पर राय ले लेता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो अपने इलेक्शन कमीशन या अपने जो आरओस और डीआरओस जो हैं, यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनकी
खामियों को या कोताहियों को, मैं मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करके यही यूज कर लेता हूँ, उसके ऊपर कैसे डिसीजन देंगे? आपको लगता है कि वो इसको रिवर्स कर देंगे? हाँ, वो तो आइए वापस। जी सॉरी डॉक्टर साहब, तो हम वो सवाल जो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे मेहरबानो साहबा, व्हेन यू वेंट ऑफलाइन, तो हम ये सोच रहे थे कि अब आपका लाए अमल क्या है आगे? हाउ डू यू सी थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड? जी, आई जस्ट वांट टू ऐड अ फ्यू थिंग्स। तो जैसे कि आप कह रहे थे कि जो फॉर्म 47 होता है, वो कंसोलिडेटेड होता है रिजल्ट ऑफ ऑल द फॉर्म 45। अब फॉर्म 45 में जो रिजल्ट है, उसका जो एग्रीगेटेड नंबर्स हैं, वो फॉर्म 47 में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अगर फॉर्म 45 की टैब्यूलेशन में मुख्तलिफ रिजल्ट आ रहा है और फॉर्म 47 में मन घड़त नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये वाकई तशवीश का लम्हा है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप वोट काउंट नहीं कर रहे, आप अपनी मर्जी से जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी मर्जी से नंबर्स लिख रहा है। और इसमें आप जो बात कर रहे थे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, उनको जरूर सोचना चाहिए है, उनको एक काम करना था, पाकिस्तान में शफाफ मुनसिफाना इलेक्शंस करवाना। उसकी आईनी मुद्दत जब केयरटेकर की खत्म हुई अपने टाइम पर, पहले तो हमने देखा कि वो उसमें फेल किए, उनसे टाइम पे इलेक्शंस वो होल्ड करने में नाकाम रहे, जब तक सुप्रीम कोर्ट का चलूं कि उन्होंने 224 के आइन के आर्टिकल 224 की धज्जियां उड़ा दी, 258 का भी सहारा नहीं लिया कि कोई इमरजेंसी लगा देते, कोई और बात बता देते, कोई और बहाना बना देते। एक तो ऑलरेडी डिले कर चुके, काकड़ साहब और सोलंकी साहब ऑलरेडी जो है वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम के तौर पे वो काम करते रहे हैं, तमाम मशीनरी के बावजूद उनको इतनी बुरी हार है। अच्छा, मैं आपके हल्के पे आना चाहता हूँ कि अब मुझे बताइए। नहीं, पर उससे पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन के हवाले से, कि ना सिर्फ वो नाकाम हुए हैं अपनी जो फराइज सर अंजाम देने में, उन्होंने डिले भी किया, उनको सुप्रीम कोर्ट को पाबंद करना पड़ा और उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की। तो इस वक्त मैं तो सिर्फ इतना ही मुतालबा करूंगी कि वो या एक्शन लें या सब चीजें खोल कर सामने रखें, एक ट्रांसपेरेंसी लेके आए, क्योंकि इस वक्त फैफिन, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल प्रेस, लोकल प्रेस सब कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और गड़बड़ है और जो रिजल्ट्स हैं वो मैनिपुलेट किए गए हैं। इस सब के बाद सिकंदर सुल्तान राजा को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मैं इससे तो बढ़कर एक बात करना चाहता हूं कि मुझे तो अभी क्या ये जेल में डालेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन, ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब का जो पूरा जो इनका बिहेवियर रहा है, इसके ऊपर तो सख्त सजा देनी चाहिए। और ये इन्होंने बेसिकली एक बगावत वाला काम किया, अपने ओहदे के साथ ज्यादती की है और इनके लिए आर्टिकल 6 के ऊपर आना चाहिए। अभी भी साहिबा ये बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप जो है वो इस ये जो 16,000 का फर्क है और इसके लिए ऑफ कोर्स आप फाइट करिए, क्या आप आर यू गोइंग टू टेक अ स्टे ऑन इट? जी, पहले हमारा यही इरादा था कि हम हाई कोर्ट जाएं, मगर सुनने में आ रहा है कि अच्छा, मैं सिर्फ ये भी बताती चलूं, मुझे अब तक इलेक्शन कमिश्नर ने कोई नोटिस नहीं दिया, ना उन्होंने मुझे ऑफिशियली फॉर्म 47 भेजा है, सिर्फ वेबसाइट पे अपलोड हो गया तो किसी ने मेरे से शेयर किया, ना मुझे कोई उनकी तरफ से नोटिस आया है कि आप अपने रिजल्ट की कंसोलिडेशन के लिए आरओ ऑफिस आए, बिकॉज का जो इलेक्शन रूल्स की के अपने शिक है कि आप कैंडिडेट की प्रेजेंस के बगैर कंसोलिडेट नहीं कर सकते रिजल्ट को, कैंडिडेट का होना वहां पर जरूरी है और उनका आईनी हक है। तो ये खिलाफ वर्जी हुई। अब सुनने में आ रहा है कि शायद उन्होंने फॉर्म 48 और 49 जो कि हतमी रिजल्ट होता है, जो कि फाइनल रिजल्ट होता है, वो इशू कर दिया है। अगर ऐसी बात है तो फिर अब हाई कोर्ट जाना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। अब हम सीधा इलेक्शन कमीशन के जाएंगे और बिल्कुल मेरा अभी भी उनसे यही मुतालबा है। और एक और चीज मैं बताती चलूं, आज दोपहर को मैं दोबारा गई थी आरओ ऑफिस, सुबह दोपहर को नहीं, सुबह 10 बजे मैं सुबह 10 बजे उनके पास गई थी कि ये जो मेरे आपने रिजल्ट दिया है मुझे इस पे रिकाउंट चाहिए। मैं ये एप्लीकेशन लेकर गई, मगर वहां पे ना आरओ साहब मौजूद थे, ना डीआरओ साहब मौजूद थे, ना ही उन्होंने मेरा फोन अटेंड किया, बल्कि मुझे बताया गया कि वो शहर में ही नहीं है। तो मैं काफी इंतजार करने के बाद वापस आ गई और फिर मैंने फैसला किया कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। अच्छा मैडम, ये बीबी साहब ये बताइए कि अब आपको फॉर्म 47 उन्होंने दिया नहीं,
फॉर्म 48 जो है वो कहता है कि इलेक्शन के नताइज की तैयारी के लिए फॉर्म 48 से अहम फॉर्म है, क्योंकि इसमें एक हलके में हर उम्मीदवार को डाले गए वोट की तादाद शामिल होती है। उसके बाद जी। बनता है फॉर्म 49। फॉर्म 49 के सर बीबी साहिबा ये रिजल्ट्स आए, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उन्होंने तो अपना काम करके दिखा दिया, यानी काम किया नहीं, काम दिखा दिया। अब वो काम ये दिखाया कि जी इलेक्शन कमीशन पंजाब की तमाम 295 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। नून लीग को 137 दिए गए हैं, अता कर दिए गए हैं। आजाद को 138। प्रोविंशियल। ये मैं अभी पंजाब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अच्छा, पीपीपी में 10 हैं, काफ लीग के 10 हैं, इस्तेहकाम पार्टी 1 है, टीएलपी 1 है, मुस्लिम लीग 1 है। और जो वफाक है उसके नताइज भी सुन लीजिए। फॉर्म 49, अभी 47 का मसला हल नहीं हुआ, वो 49 पे पहुंच चुके, 49 पे चले गए। जी हाँ, जो उनके नताइज हैं और जो गौहर अली साहब फरमा रहे हैं, बैरिस्टर साहब, वो जरा फर्क आ रहा है। जो नताइज सामने आ रहे हैं इनके मुताबिक पीटीआई को 92 सीट्स दी गई हैं। तो पीटीआई का लाहेअमल अब देखना होगा कि अब उसका क्या होगा। 72 घंटे में फैसला करना होगा कि आजाद जो इंडिपेंडेंट्स हैं उम्मीदवार को किस जमात में जाने का, पीटीआई किस जमात में जाएगी और ये सारा मामला कैसे बनेगा। और अभी एक इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात हुई है कि शायद पार्टी उस तरफ जाएगी। सो लाहेअमल बताइएगा कि क्या ये भी मुमकिन है कि पीटीआई को जमात के तौर पे वापस कर दिया जाए। और आपको ये है तो हाइपोथेटिकल और ये बहुत कोई इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं मैं कि ये मुमकिन हो सकता है ना, ये डॉक्टर साहब डूएबल तो है। आज जो है वो अपनी वापस जमात में आ जाए, पॉसिबिलिटी है। देखिए, जहां तक तहरीक इंसाफ एज जमात की हैसियत में तो मौजूद है, इट्स अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, उसका सिर्फ सिंबल छीना गया और फिर इन्होंने इनका हक नहीं बनता था कि हमें एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लिस्ट करें, मगर इन्होंने किया, उसके बावजूद हम इलेक्शन लड़े। ठीक, इनको हमें एक यूनिफाइड सिंबल देना चाहिए था, नहीं दिया। उसके बावजूद आपने देखा अजीबो गरीब निशानात लेते हुए भी हमें पजीराई हासिल हुई इलेक्शंस में। लोगों ने फिर भी हमारा मैसेज, हमारे नजरिए को लेकर मद्देनजर रखते हुए हमें वोट दिया। किस लिए वोट दिया? कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट दे रहे थे और हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। तो अब जो भी जितने भी हम जीते हैं इलेक्शंस, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं और हम सबको अपनी जो एलिजेंस है और अपनी कमिटमेंट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डिक्लेयर करनी होगी। पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर जा सकती है और कह सकती है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। जहां तक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, तो अब इलेक्शंस खत्म हो गए, अब हम जरूर यकीनन कराएंगे अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और अपना सिंबल भी वापस लेंगे और एक जमात की शक्ल में वापस आएंगे भी। जी डॉक्टर साहब आप मैं ये पूछना चाह रहा था कि गवर्नमेंट के ऊपर, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर आप क्या समझती हैं? देखें, पीपल्स पार्टी इस वक्त बार्गेनिंग पोजीशन में है और इधर जो है वो आपके पास जो है वो एमक्यूएम भी है। एमक्यूएम के पास 17 सीट्स हैं और कुल मिला के 146 का 147 का नंबर जो है वो पीडीएम ही कह रहा हूं मैं, नवाज शरीफ को और सबको मिलाकर पीडीएम कह रहा हूं। अच्छा, अगर वो आपको कितने % लगता है कि वो आजाद उम्मीदवारों को तोड़ पाएंगे to form a government? Yeah, that's a very important question. Yes. मैं आपको बताती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो आजाद उम्मीदवारों को तोड़ पाएंगे। इसकी एक वजह है, वो वजह ये है कि हर आजाद उम्मीदवार को ये मालूम है और मालूम होना भी चाहिए, और मुझे यकीन है कि उनके मालूम भी है कि इस वक्त जो वोटर उनके लिए निकला है, जिस जोश के साथ निकला है, वो वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नजरिए को मद्देनजर रखते हुए निकला है। ये वोट अवाम की अमानत है हमारे पास। अगर हम इस अमानत के सौदा करेंगे या इसकी बोली लगाएंगे तो फिर वापस अवाम में जाना नामुमकिन होगा, क्योंकि अवाम का बहुत सख्त रद्द अमल आएगा। अवाम ने जो आपको मैंडेट दिया है, ये इस्तेहकाम पार्टी देख चुकी है इसका नतीजा, पीटीआई को छोड़ के। बिल्कुल। और देखिए आप जब अवाम से वोट लेते हैं ना, अवाम जिस नजरिए को वोट दे रही है, आप एक नारा लगा था वोट को इज्जत दो, मगर मेरे ख्याल में उससे पहले कि हमें वोटर को इज्जत देनी चाहिए, उनके जज्बात को, उनकी सोच को, उनके शऊर को, और उसको सामने रखना चाहिए अपने फैसले करने से पहले। और इस वक्त देखिए, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अफिलिएटेड जिन्हें कह रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो बहुत मुश्किलात के बाद
भी खड़े रहे हैं और वो एक बड़े मुश्किल मरहलों से गुजरते हुए आए हैं और ये इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आखिरी मरहले पे वो क्रॉस करने के बाद वो कमजोर पड़ जाएंगे। उन्होंने बड़ी मैडम मुश्किलात का एहतजाज तो सामना किया है। बीबी साहिबा फरमाइएगा, एहतजाज तो होगा ऑफ कोर्स। मेरे मुताबिक जो है वो 169 का नंबर लेकर, और चले 170 कर ले, 169 कर ले, डेफिनेट पीटीआई के साथ जो धांधली हुई है, मेरे मुताबिक तो ये क्लीन स्वीप हो चुका, इमरान खान साहब जीत चुके हैं। लेकिन जो भी बिल्कुल। ये मामला आपके लिए बनाए गए हैं, तो ये सोच समझ के बनाए गए ना। सिंबल भी वापस सोच समझ के लिया गया, डिस्ट्रैक्शन भी सोच समझ के की गई, प्रॉब्लम भी सोच समझ के लिया गया। तो आइडियोलॉजिकली आपको क्या लगता है कि इन एनी केस किसी भी जमात में शामिल होना पड़ा फॉर टाइम नाउ, तो क्या ऑपोजिशन में बैठेंगे? क्योंकि पार्लियामेंट में आना तो जरूरी है। अब वो गलती तो नहीं की जा सकती जैसे पहले पंजाब को तहलील कर नहीं दिया नहीं, गया था। खान बिल्कुल साहब जी, को आइडिया नहीं बिल्कुल। था, खान साहब को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पंजाब और केपी के, क्योंकि वो तो नेकनियति के साथ जो है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ अच्छे डिसीजंस लेना चाहते थे और वो सारी बेईमानियों को बेनकाब करना चाहते थे, लेकिन प्लीज वो रिस्पॉन्ड आपको पाकिस्तान का निजाम पता था। अब मैडम ये जी बताइए कि नजरियाती तौर पर ऑपोजिशन में जाना पसंद करेंगे या पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला करके आप जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहेंगे? जी, वक्त मेरे पास बड़ा कम है, मेरी और भी एंगेजमेंट है, मगर इस जी सवाल का जवाब बिल्कुल मैं देती चलूं। जितना मैंने अब वक्त अडियाला में ये सारी हेयरिंग्स के दौरान खान साहब के साथ और अपने वालिद के साथ एक सियासी डिस्कशन में गुजारा है, मैं आपको बिल्कुल यकीन से ये कह सकती हूँ कि खान साहब इस हक में बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक इत्तेहाद करके एक कमजोर एग्जैक्टली। हुकूमत बनाए। तो हम ऑपोजिशन में बैठना बिल्कुल पसंद करेंगे और हम बेहतर समझेंगे इससे कि हम उन जमातों से इत्तेहाद करें कि जिनसे हमारा नजरिया नहीं मिलता। अगर एक हमारा नजरिया एक होता या किसी असूल पे हम इकट्ठे होते तो बिल्कुल बात भी बनती थी, मगर इस वक्त वो हम हक और बातिल की जंग में इस तरफ और वो बातिल की तरफ, तो हमारा इकट्ठे इस वक्त मिलना नामुमकिन ही है। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल आपने मेहरबान दुरुस्त साहब। फरमाया, सारे सिनेरियो आपको बाद में आएंगे। आई रियली अप्रिशिएट योर करेज, आपकी करेज के ऊपर, आपकी खड़े रहने के ऊपर। अवाम आपके साथ है, अवाम ने अब थैंक यू। अपने हकूक की जंग लड़ना शुरू कर दी है। बिल्कुल। चुनाचे विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक और इंशाल्लाह आप जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच थैंक यू। डॉक्टर साहब, थैंक यू आपके जी, भी थैंक यू और सो मच। कैसी साहब आपका भी, और आपके भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।